light? Light is the connection between us and the universe. अगर लाइट ना हो तो हम दूर के स्टार्स को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे, जिन्हें देख के हम अपनी एग्जिस्टेंस के बारे सोचते हैं। लाइट है क्या? इन अ नटशेल, लाइट इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी दैट कैन बी ट्रांसपोर्टेड। कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि लाइट इटसेल्फ इज इनविजिबल बट इट मेक्स थिंग्स विजिबल। लाइट ऑल्सो हैज वेव पार्टिकल डुअलिटी। ये कभी कभी पार्टिकल जैसा एक्ट करती है और ये कभी कभी वेव जैसा एक्ट करती है। साइंटिस्ट हमेशा परेशान रहते थे पहले कि इसको वेव समझें या इसको पार्टिकल समझें। फाइनली उन्होंने कंक्लूड किया कि ये डुअल नेचर की है। नाउ जनरली जब हम लाइट की बात करते हैं तो वी एक्चुअली मीन विजिबल लाइट विच इज अ वेरी टाइनी पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। Electromagnetic radiations actually consist of enormous range of wavelength and frequencies. चलिए, तो अब क्वेश्चन आता है कि where does light come from? आखिर ये लाइट आती कहाँ से है? According to wave theory of light, light is a part of electromagnetic radiations. अब electromagnetic radiations क्या होते हैं? So जो radiations oscillation of electrically and magnetically charged bodies की वजह से produce होते हैं, वो कहलाते हैं electromagnetic radiations. Waves consist of oscillating electric and magnetic fields perpendicular to each other and also perpendicular to the propagation of wave of light. वेव में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं और इन दोनों के ही परपेंडिकुलर वेव का प्रोपोगेशन होता है। कितनी स्पीड से होता है प्रोपोगेशन? सो वेव्स ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का रिप्रेजेंटेशन देखिए। अगर मैं ब्लू कलर से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो देखिए ये किस तरीके से ऑसिलेट कर रही है और इसके ठीक परपेंडिकुलर रेड कलर की मैग्नेटिक फील्ड आपको ऑसिलेट करते हुए दिख रही होगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस डायरेक्शन में लाइट रे जा रही है। इन दोनों के ही परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लाइट रे प्रोपोगेट कर रही है, या मैं बोलूं लाइट वेव प्रोपोगेट कर रही है। तो अगर मैं लाइट वेव को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करूं या किसी भी वेव को इस तरीके से रिप्रेजेंट करूं तो इन वेव्स के जो टॉप मोस्ट पॉइंट्स हैं उन्हें कहा जाता है क्रेस्ट। ओके, एंड इन वेव्स के जो बॉटम मोस्ट पॉइंट्स हैं उन्हें कहा जाता है ट्रफ। वेवलेंथ किसे कहते हैं? सो वेवलेंथ की दो डेफिनेशन हो सकती है। एक तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। और दूसरी ज्यादा अच्छे से जो हमें डेफिनेशन लगती है, ज्यादा एक्यूरेट लगती है, वो आप बोल सकते हैं कि वेवलेंथ इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन वन टाइम पीरियड। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे हम स्पीड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी का रिलेशन निकालने वाले हैं आगे। ठीक है, अब बात करते हैं एम्पलीट्यूड की। एम्पलीट्यूड क्या कहलाता है? सो मैक्सिमम डिस्टर्बेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन। अगर ये रेड लाइन बीच में जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, अगर मैं उसको मीन पोजीशन मान लूं तो देखिए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से यही कहलाता है एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव। दो और चीजें बच गई हैं, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड क्या होता है? जितनी देर में एक वेव एक ऑसिलेशन कंप्लीट करती है वही कहलाता है टाइम पीरियड। और फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड। तो आइए इन सब के बीच का रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी के बीच का रिलेशन। तो देखिए, टी सेकेंड्स में एक ऑसिलेशन होता है, राइट? 30 सेकेंड्स में एक ऑसिलेशन होता है। तो एक सेकेंड में कितना ऑसिलेशन होगा? 1/t, राइट? एंड नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो मैं बोल सकता हूं कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज अगर आप टाइम को सेकेंड्स में रखेंगे। अब स्पीड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी के बीच का रिलेशन क्या है? स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। कहां से आया ये रिलेशन हमारे पास? देखिए, लाइट की स्पीड कांस्टेंट होती है और जैसा कि हमने वेवलेंथ को डिफाइन किया था कि वेवलेंथ इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वन टाइम पीरियड। देखिए, मैं अगर ये फॉर्मूला यूज करूं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि लाइट की स्पीड कांस्टेंट है। ठीक है, तो एक टाइम पीरियड में डिस्टेंस कितना ट्रेवल करती है? वेवलेंथ के इक्वल,
राइट। टाइम कितना है, टाइम पीरियड के इक्वल, और स्पीड को मैं अगर बोलूं तो मैं लेट्स से c से रिप्रेजेंट करता हूं, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस 3 × 10⁻⁸ सेकंड से ट्रैवल करती है। अब देखिए यहाँ पे 1 बाई टाइम पीरियड हमारा यहाँ पे हमने निकाला था, वो होती है फ्रीक्वेंसी के बराबर। तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, राइट। सो ये रिलेशन भी हमें ये समझने की कोशिश करते हैं कि वेव थ्योरी से कौन कौन से फिनोमेना एक्सप्लेन कर पाएंगे आप। सबसे पहले तो आता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ये आप लाइट को पार्टिकल मान के एक्सप्लेन नहीं कर सकते। क्या होता है इंटरफेरेंस, हल्का सा ब्रीफ देख लीजिए। जब एक सबसे फेमस एक्सपेरिमेंट है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसमें क्या होता है, लेजर लाइट इस तरीके से आती है। सो एक्चुअली आपको बस दो स्पॉट दिखने चाहिए, राइट। लेकिन यहाँ पे लाइट का इस तरीके से इंटरफेरेंस होता है और आपको एक पैटर्न दिखता है लाइट एंड डार्क स्पॉट्स का। यही कहलाता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। दूसरा फिनोमेना जो लाइट के वेव नेचर से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं वो है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे देखिए डिफ्रैक्शन हो रहा है, ये जो आप कभी कभी फिनोमेना देखते हैं इसमें भी आपके डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बनते हैं, ये फिनोमेना भी होता है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कई बार जब आसमान में बहुत सारे बादल रहते हैं और सन उनके पीछे छिप जाता है, उस समय भी आपको आसमान में एक डार्क तरीके के आपको लाइंस दिखती होंगी, जिन्हें ग्रे लाइंस भी कहा जाता है, वो भी डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ही रहता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये भी आप लाइट के वेव नेचर से एक्सप्लेन करते हैं। स्कैटरिंग क्या होती है, जैसे लाइट का जो स्कैटरिंग होता है उसी की वजह से आपको ये आसमान ब्लू दिखता है, राइट। अब कॉर्पस्कुलर थ्योरी पे आते हैं। ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि लाइट व्हेन इंटरेक्ट्स विद मैटर इट बिहेव्स लाइक बंडल ऑफ एनर्जी एंड ईच बंडल इज कॉल्ड अ फोटोन. Energy of each photon is directly proportional to its frequency and hence obviously inversely proportional to its wavelength because speed constant रहता है ना। एंड फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से डेविएट नहीं होते। क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सो जब लाइट रेज किसी मेटल सरफेस पे फॉल करती हैं तो वो अपनी एनर्जी फोटॉन्स के रूप में, जो वो लाइट ट्रेवल कर रही है वो अपनी एनर्जी फोटॉन्स इनके इलेक्ट्रॉन्स को दे देते हैं, जिनकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो जाते हैं, ये बाहर निकल जाते हैं। तो ये आप लाइट को एक पार्टिकल नेचर समझ के ही आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब भी कोई एटम जो है वो अपने हायर स्टेट ऑफ एनर्जी से लोअर स्टेट में आता है तो वो एनर्जी लूज करता है। किस फॉर्म में लूज करता है, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, राइट। लेकिन अगर मैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करूं तो विजिबल लाइट इज क्रिएटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन विद इन एन एटम in an excited state drops to a lower energy state and it loses this excess energy. इलेक्ट्रॉन जब किसी एक्साइटेड स्टेट से, मतलब ऊपर वाले एनर्जी स्टेट से नीचे वाले एनर्जी स्टेट पे जंप करेगा, सो जो एनर्जी गैप है वो एक्सेस एनर्जी वो विजिबल लाइट के फॉर्म में रेडिएट करता है। हाउ डू वी सी थिंग्स अराउंड अस, आपको अपने चारों तरफ की सारी चीजें दिखाई कैसे देती हैं। प्रोबेबली आपका आंसर होगा कि योर आईज इनेबल यू टू सी ऑल द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। तो क्या आपको सारी चीजें अभी दिख रही हैं? विल यू बी एबल टू सी द थिंग्स इन डार्क? वी नीड लाइट टू सी थिंग्स, बिना लाइट के हम कुछ नहीं देख सकते। आखिर ये लाइट आती कहाँ से है? तो अगर हम इस अर्थ की बात करें जहां हमारा दिन होता है, रात होता है, तो इस केस में हमारे पास जो मेजर सोर्स ऑफ लाइट है वो सन है। और अगर आप किसी रूम में बैठे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो उस समय आपके पास जो लाइट का सोर्स है, या तो वो मोबाइल की स्क्रीन है या जो ट्यूब जल रहा होगा आपके रूम में, उसकी वजह से आप अपने चारों तरफ की चीजों को देख पा रहे हैं। वो ऑब्जेक्ट्स जो खुद की लाइट प्रोड्यूस करते हैं, जैसे सन, जैसे लाइट बल्ब, ये सारे ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स। और वो ऑब्जेक्ट्स जो खुद की लाइट प्रोड्यूस नहीं करते, वो ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। हमारे चारों तरफ जितनी भी चीजें हैं उनमें से मोस्ट ऑफ द चीजें खुद की लाइट प्रोड्यूस नहीं करती, मतलब वो नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स हैं। तो आखिर हमें वो दिखाई क्यों देती हैं? मून का एग्जाम्पल ही देखिए। मून खुद की लाइट प्रोड्यूस नहीं करता है, राइट। वो एक नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है। तो हमें ये क्यों दिखाई दे रहा है रात में, है ना? द आंसर टू दिस इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
ये सारी चीजें, ये सारे नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स हमें सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही दिखते हैं। तो आई गेस आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सिर्फ मिरर से नहीं, इसका हमारे लाइफ में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ना हो तो हमें कुछ दिखेगा ही नहीं, इट विल बी ऑलवेज डार्क। अगर कोई ऑब्जेक्ट मिरर के सामने होता है तो उसकी इमेज बनती है और वो हमें दिखती है, राइट। लेकिन क्या आप रात के टाइम में जब एकदम अंधेरा होगा, विल यू बी एबल टू सी द इमेज इन द डार्क? नो, वी कांट सी द इमेज even formed in the mirror in dark. तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि the formation of image is also due to reflection of light. कलर्स क्यों दिखते हैं? Why do we see colors? ये येलो टी शर्ट आपको येलो क्यों दिख रही है? ये ब्लैक टी शर्ट आपको ब्लैक क्यों दिख रही है? और ये व्हाइट टी शर्ट आपको व्हाइट क्यों दिख रही है? क्या आपने कभी सोचा है? समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से ये रेड सरफेस है, ये एक बग है, और किसी भी सरफेस पे एक व्हाइट लाइट पड़ रही है। कहाँ से पड़ रही है? सन से पड़ रही है। सो हम सभी लोगों को पता है कि व्हाइट लाइट एक कॉम्बिनेशन होता है 7 डिफरेंट कलर्स का विद गयर, राइट। सो अगर ये सरफेस आपको रेड दिख रहा है तो क्यों दिख रहा है रेड? क्योंकि ये सिर्फ रेड लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है। बाकी लाइट्स के साथ क्या हो रहा है? बाकी लाइट्स ये सरफेस एब्जॉर्व कर लेता है। सिमिलरली आप एक ये ग्रीन सरफेस देखिए, ये किसी पेड़ का एक पत्ता है, राइट। ये आपको ग्रीन दिखता है। क्यों दिखता है ये आपको ग्रीन? बिकॉज इट इज रिफ्लेक्टिंग ओनली ग्रीन लाइट, रेस्ट ऑफ द लाइट रेज इट इज एब्जॉर्बिंग। समझ आया? सो अब आप बता सकते हैं क्या कि ये येलो क्यों दिख रहा है आपको? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ येलो लाइट रे आपकी आंखों तक रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब आपने बहुत बार सुना होगा कि गर्मियों में ब्लैक कपड़े नहीं पहनना चाहिए। क्यों नहीं पहनने चाहिए? क्योंकि देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ब्लैक कलर का है तो इसका क्या मतलब है? वो कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। जो भी व्हाइट लाइट उसके ऊपर पड़ रही है, सारी की सारी व्हाइट लाइट को ये एब्जॉर्व कर ले रहा है। इसका मतलब कितनी हीट एनर्जी इसके पास आएगी अगर आप एक ब्लैक टी शर्ट पहन के धूप में निकल जाए, राइट। क्या बोला जाता है गर्मियों में? हमें बोला जाता है कि गर्मियों में व्हाइट कपड़े पहनोगे तो गर्मी कम लगेगी। क्यों? बिकॉज व्हाइट मीन्स इट इज रिफ्लेक्टिंग ईच एंड एवरी पोर्शन ऑफ द लाइट। ये व्हाइट लाइट के सारे 7 कंपोनेंट्स को रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, इसीलिए ये आपको व्हाइट दिख। रिफ्लेक्शन स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू वी मीन बाय रिफ्लेक्शन? Reflection of light can simply be referred to as change in direction of light or bouncing of light from some surface and going to the same medium from which it was coming. यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि लाइट जिस मीडियम में ट्रैवल करके आ रही थी वो वापस उसी मीडियम में चली जाएगी। जैसे अगर आपका मिरर लेट से या कोई भी शाइनी सरफेस मान लेते हैं कि एयर में रखा हुआ है, राइट। तो वहां पे लाइट का जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, लाइट रे आपकी एयर से आ रही है और वापस एयर में ही चली जा रही है। सिमिलरली सपोज कर लेते हैं कि पानी के अंदर आपने मिरर रख दिया, राइट। तो इंसिडेंट लाइट रेज जो भी होंगी वो वाटर में आ रही है और रिफ्लेक्ट होने के बाद भी वो लाइट रेज वाटर में ही चली जाएंगी, राइट। तो मीडियम नहीं बदलता है, जिसकी वजह से आप ये भी बोल सकते हैं कि लाइट की स्पीड भी नहीं बदलती है, बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन द मीडियम, राइट। अगर स्पीड नहीं बदलेगा तो वेवलेंथ भी नहीं बदलेगी, बिकॉज फ्रीक्वेंसी तो हमेशा कांस्टेंट रहती है, राइट। ये काफी सिंपली तरीके से आप समझ सकते हैं। आप एक बॉल का एग्जांपल लीजिए। जिस तरह बॉल सरफेस से टकरा के रिफ्लेक्ट होके चली जाती है, वापस बाउंस बैक कर जाती है, ठीक उसी तरह लाइट भी किसी सरफेस से टकरा के वापस चले जाएगी, रिफ्लेक्ट होके चले जाएगी, राइट। लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं रिफ्लेक्शन स्टार्ट कर। मिरर्स इतने अच्छे रिफ्लेक्टर्स क्यों होते हैं? कुछ तो प्रॉपर्टीज होती होंगी उन मटेरियल्स की जो इतना अच्छा रिफ्लेक्ट करते हैं, राइट। सो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? Now we have learned that when a surface is smooth, light falling on it undergoes specular reflection, जिसे हम regular reflection भी बोलते हैं। And when a surface is rough, light falling on it undergoes diffuse reflection. Specular reflection क्या होता था? When a parallel beam of light is reflected parallelly. And diffuse reflection में एक parallel beam surface को strike करती थी और scatter हो जाती थी। इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। देखिए, रेगुलर रिफ्लेक्शन के केस में आपका सरफेस स्मूथ होगा, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगी
एंड रिफ्लेक्ट होके पैरेलल ही चली जाएगी। लेकिन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के केस में चीजें थोड़ी बदल जाती हैं। सरफेस आपका रफ होता है, इररेगुलर होता है, जिसकी वजह से अगर कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है, ये रेड वाली देखिए, ये इंसिडेंट लाइट रेज है, राइट, एंड ये जो ब्लैक वाली आपको दिख रही हैं ये रिफ्लेक्टेड लाइट रेज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंसिडेंट लाइट रेज पैरेलल थी, लेकिन रिफ्लेक्टेड लाइट रेज स्कैटर हो गई हैं अलग अलग डायरेक्शन में। अब सपोज कीजिए कि आप एक मिरर के सामने खड़े हैं, राइट, और आप ऑब्वियसली यही चाहेंगे ना कि पैरेलल रिफ्लेक्शन हो। आप नहीं चाहेंगे कि मिरर से जो लाइट आ रही है वो अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर कर जाए। तो एक क्राइटेरिया तो हमें समझ आता है कि द सरफेस ऑफ द मिरर शुड बी स्मूथ। ठीक है, अब हमने ये भी चीज पढ़ चुकी है कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स जो लाइट को अलाउ करते हैं खुद में से पास होने के लिए। तो क्लियरली अगर वो लाइट को पास कर दे रहे हैं खुद में से, तो वो बैड रिफ्लेक्टर होंगे। अब सोच के देखिए, ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्या वो गुड रिफ्लेक्टर्स हो सकते हैं? Think about that. An opaque object will obviously not let light to pass through it. So all the light falling on the opaque object will be either reflected or absorbed. भाई ओपेक ऑब्जेक्ट देखिए, वो लाइट को पास तो नहीं कर रहा है अपने से, तो या तो वो रिफ्लेक्ट करेगा या वो सारी लाइट को एब्जॉर्व कर लेगा या कुछ पोर्शन को एब्जॉर्व कर लेगा। सो एक और कंडीशन यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट हम मिरर बनाने में यूज कर रहे हैं वो एक लाइट का अच्छा एब्जॉर्वर नहीं होना चाहिए। अगर वो लाइट को एब्जॉर्व कर लेगा तो रिफ्लेक्ट ऑब्वियसली कम करेगा। तो हमारे पास क्या क्या क्राइटेरिया हो गए हैं, थोड़ा सा समराइज करते हैं। एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बैड रिफ्लेक्टर होता है क्योंकि वो लाइट को पास कर देता है ना। लेकिन एक ओपेक ऑब्जेक्ट गुड रिफ्लेक्टर की कैटेगरी में आएगा। सिमिलरली अगर आप गुड रिफ्लेक्टर की बात कर रहे हैं तो आपका ऑब्जेक्ट स्मूथ होना चाहिए, और रफ ऑब्जेक्ट आपका डिफ्यूज रिफ्लेक्शन देता है, लाइट को स्कैटर कर देता है, इसीलिए वो एक बैड रिफ्लेक्टर की कैटेगरी में आएगा। एक लास्ट क्राइटेरिया जो हमने पढ़ा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अच्छा एब्जॉर्वर है तो वो बैड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट होगा, और अगर वो बैड एब्जॉर्वर है तो इसका मतलब वो सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा, वो एक गुड रिफ्लेक्टर होगा, राइट। So glass coated with silver surface enables it to become a good reflector. अगर आप ग्लास को एक सरफेस में सिल्वर पेंट कर दें तो एक वो बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर का काम करता है। और क्यों करता है वो ऐसा? क्योंकि वो इन तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। अब आप सोचेंगे कि ग्लास तो ट्रांसपेरेंट होता है, राइट, तो उसको ओपेक बनाने के लिए ही हमने क्या किया है, एक तरफ से उसको सिल्वर पेंट कर दिया है, जिसकी वजह से वो स्मूथ भी हो गया। बैड रिफ्लेक्टर तो ऑब्वियसली देखिए वो एब्जॉर्ब नहीं करता है ना। सो अगर वो स्मूथ हो गया है, अगर वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, वो ओपेक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक अच्छा रिफ्लेक्टर है, इसीलिए हम इसको यूज करते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ने से पहले हमें रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कुछ टर्म्स पढ़ने होंगे। कौन से हैं वो टर्म्स? इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंड ग्लैंसिंग एंगल क्या होता है। ये सारी चीजें एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। मान लेते हैं कि आपके सामने एक प्लेन मिरर है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि दिस इज योर मिरर। ठीक है, इस प्लेन मिरर के ऊपर लाइट रेज फॉल करने वाली है, राइट। लेट्स से एक लाइट रे इसके ऊपर फॉल करती है, तो जो लाइट रे इसके ऊपर फॉल कर रही है, मिरर को स्ट्राइक कर रही है, वो लाइट रे कहलाती है इंसिडेंट रे। सो इस डायग्राम में आपको ये रेड वाली लाइट रे इंसिडेंट रे दिख रही होगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट है हमारा, सेकंड टर्म है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, राइट। बहुत इजी है ये। देखिए, जिस पॉइंट पे ये लाइट रे मिरर को स्ट्राइक कर रही है वो पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इन शॉर्ट मैं इसको पीओआई से भी डिनोट कर सकता हूं। अब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे आप क्या करेंगे हमेशा? You have to draw a perpendicular to the mirror surface at point of incidence। जैसा कि यहाँ पे एक डॉटेड लाइन आपको दिख रही होगी, ये परपेंडिकुलर कहलाता है नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्यों बनाया जाता है नॉर्मल को?
सो ये एक इमेजिनरी लाइन है, पहली बात तो आप ये ध्यान रखिए। और ये हम बनाते हैं जिससे हम एंगल्स मेजर कर सकें। एंगल मेजर करने के लिए हमें एक रेफरेंस लाइन चाहिए होती है। तो रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के केस में हमें जो रेफरेंस लाइन मिलती है वो इस नॉर्मल से मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टर्म के बारे में बात करते हैं जो कि है रिफ्लेक्टेड रे। देखिए जो रे मिरर से टकरा के चले जाएगी, है ना, द रे विच इज बाउंसिंग बैक फ्रॉम द मिरर सरफेस, दैट रे इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। तो इस डायग्राम में देखिए मैं मार्क भी कर देता हूं, ये वाली रे इंसिडेंट रे है क्योंकि ये मिरर को स्ट्राइक कर रही थी, और जो रे यहां से टकरा के जा रही है वो रे कहलाएगी आपकी रिफ्लेक्टेड रे, जिसको मैं आर आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। चलिए नेक्स्ट टर्म के बारे में बात करते हैं जो कि है एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखिए angle of incidence is the angle between incident ray and the normal at the point of incidence। यहाँ पे देखिए ये आपकी इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है, इन दोनों के बीच का ये वाला एंगल यही कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको हम एंगल आई से डिनोट करते हैं। सिमिलरली एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बिल्कुल ऐसा ही है। एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे देखिए ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये नॉर्मल है, इन दोनों के बीच का ये वाला एंगल ये कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको हम एंगल आर से डिनोट करते हैं। लास्ट टॉपिक जो है वो हमारा है ग्लैंसिंग एंगल। राइट, ग्लैंसिंग एंगल क्या होता है? इंसिडेंट रे और मिरर सरफेस के बीच का एंगल। ये देखिए ये इंसिडेंट रे है, राइट, और ये मिरर है, इन दोनों के बीच का ये वाला एंगल, राइट, ये कहलाता है ग्लैंसिंग एंगल। राइट, तो कभी कभी क्वेश्चन में वो लोग ग्लैंसिंग एंगल दे देते हैं। ठीक है, तो चलिए इनकी डेफिनेशंस एक बार देख लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। इंसिडेंट रे क्या होता है? सो लाइट रे विच इज स्ट्राइकिंग द मिरर सरफेस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? द पॉइंट एट विच लाइट रे स्ट्राइक्स द मिरर, वही कहलाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे आप नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, राइट। सो नॉर्मल क्या है? The imaginary line drawn at point of incidence which is used as reference to measure angles। Reflected ray, light ray which bounces back from mirror, जो light ray mirror से टकरा के वापस चली जाती है वो कहलाती है reflected ray। Angle of incidence क्या होता है? The angle between incident ray, this IR is incident ray, and normal at point of incidence, उसे कहते हैं हम angle of incidence, जिसको आप एंगल आई से डिनोट करेंगे। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसको आप एंगल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड ग्लैंसिंग एंगल फाइनली इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द मिरर सरफेस।